नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बात करेंगे अब की बार एनडीए की सरकार। नरेंद्र मोदी आज शाम राष्ट्रपति भवन में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और करीब एक दशक के बाद देश में फिर से गठबंधन की सरकार की वापसी हो रही है। और इसके साथ ही साथ पीएम आवास पर 50 से ज्यादा सांसद पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ ही साथ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम आवास पर 50 से ज्यादा सांसद पहुंचे हैं। अजय टम्टा, जितिन प्रसाद भी पीएम आवास पर पहुंचे। बड़ी खबर अब तक की आपको बता रहे हैं, रवनीत सिंह बिट्टू पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी ही देर में पीएम आवास पर शुरू होगी चाय पर चर्चा। 50 से अधिक बताए जा रहे हैं सांसद पहुंचे हैं। मनोहर लाल खट्टर भी पीएम आवास पर पहुंचे हैं। अर्जुन राम मेघवाल भी पीएम आवास पर पहुंचे हैं। तो सभी को पीएम आवास पर चाय के लिए बुलाया गया है। और इसी के साथ ही साथ जो पीएम आवास पहुंचेंगे वो मंत्री बनेंगे, ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच रहे हैं वो मंत्री बनेंगे। बीएल वर्मा भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और अमित शाह, जेपी नड्डा भी पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही साथ पंकज चौधरी, अन्नपूर्णा देवी भी पीएम आवास पर पहुंची हैं। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो भी मंत्री जो भी पीएम आवास पर पहुंच रहे हैं सांसद, वो मंत्री बनेंगे। रवनीत सिंह बिट्टू भी पीएम आवास पर पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में पीएम आवास पर चाय पर चर्चा की जाएगी। और मनोहर लाल खट्टर, चूंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं और सभी को पीएम आवास पर चाय के लिए बुलाया गया है। तो आज शाम शपथ ग्रहण है और एनडीए की सरकार बनेगी। तमाम दिग्गज शपथ लेते नजर आएंगे। सर्बानंद सोनोवाल भी पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। बीएल वर्मा भी पीएम आवास पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, अमित शाह, जेपी नड्डा पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। तो 50 से अधिक सांसद पीएम आवास पर पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर बाद चाय पर चर्चा की जाएगी और मंत्री पद की जिम्मेदारी भी इन्हें सौंपी जाएगी। तो शाम को शपथ ग्रहण है और उससे पहले ये चाय पर चर्चा होने जा रही है। और नई चुनौतियों के बीच अब की बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो अब की बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वो जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही साथ डॉक्टर अनिल शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और प्रमोद गोस्वामी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम जो दिग्गज हैं लगातार पहुंच रहे हैं पीएम आवास। थोड़ी देर में चाय पर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे थे और तमाम दिग्गज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और थोड़ी ही देर बाद अखिलेश सिंह, जो कि विशेष संवाददाता हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। और आलोक त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनका तारुफ कर लेते हैं, डॉक्टर अविरल मलिक। अविरल जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी तक बीजेपी जो थी बहुमत की सरकार बना रही थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि गठबंधन की सरकार है, यानी कि एनडीए की गठबंधन सरकार बनाने जा रही हो। आज शाम शपथ ग्रहण होने जा रहा है। सरकार की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी नई सरकार में? जी देखिए, कोई किसी प्रकार की चुनौती नहीं रहेगी, इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। और जिस प्रकार से ये सरकार बन रही है, मजबूत सरकार है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर 5 साल तक जनहित का कार्य किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य किया जाएगा। जिस प्रकार से पिछले 10 साल हमने निरंतर कार्य किया, उसी प्रकार से अगले 5 साल निरंतर कार्य जनहित में किया जाएगा, विकास के उद्देश्य के साथ किया जाएगा।
और विकसित भारत के निर्माण के लिए किया जाएगा, विश्वगुरु भारत के निर्माण के लिए निश्चित तौर पर किया जाएगा। आज एनडीए के पास 303 सांसद हैं, इस बात को भूलना नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को। 303 का जो आंकड़ा हमारे पास है, 303 का जो नंबर हमारे पास मौजूद है, इस बात को विपक्ष को याद रखना चाहिए। और किस आधार पर ये कमजोर सरकार बता रहे हैं, इस बात को इन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इस विषय को इन्हें देखना चाहिए। 303 सीटें हमारे पास हैं, 400 सीटें जीतने का लक्ष्य हमने रखा था, 400 सीटें हासिल करने का लक्ष्य हमने रखा था, ये बात बिल्कुल सही है। और 303 सांसद आज हमारे पास मौजूद हैं, केवल 97 कम है, इस बात को भी इन्हें याद रखना चाहिए। और वो अकेली भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य नहीं था, पूरे एनडीए का लक्ष्य था। हम तब से एनडीए की बात कर रहे हैं, हम तब से एनडीए सरकार की बात कर रहे हैं, चुनावों से पहले से ही हम एनडीए का लक्ष्य तय कर रहे थे 400 सीटों का। इस बात को भी इन्हें याद रखना चाहिए और बात करनी चाहिए आम आदमी पार्टी के विषय पर। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की चर्चा चल रही थी, अरविंद केजरीवाल फैक्टर दिल्ली वासियों ने समाप्त कर दिया। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल मॉडल को नकार दिया। आम आदमी पार्टी को देश भर में 543 में से केवल 3 सीटें मिली। यहाँ देखिए, आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं और हमने कहा कि चुनौतियां क्या रहेंगी, आपने इस पर बात नहीं की। क्योंकि अगर आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो अयोध्या भी ले लीजिए, जहां के नारों को लेकर के हर जगह जनसभा में संबोधन होता था, वहां पर क्या स्थिति रही बीजेपी की, ये आपने देखा। कई ऐसी जगहें रही जहां पर बीजेपी को भी हार का सामना करना पड़ा है और नतीजा कुछ ऐसा ही आया है उलट करके। जो नाराजगी थी लोगों की, वो भी साफ तौर पर देखी गई। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है, ये एनडीए की मजबूत सरकार है। और जहां तक एक सीट का विषय है केवल अयोध्या का, तो बिल्कुल सही है, उस विषय में हम एक सीट अयोध्या की ही नहीं, वरन अगर हम पूर्वांचल में भी चले जाएं तो कई ऐसी सीटें हैं। आगे आपसे बात करेंगे। डॉक्टर अनिल शर्मा है कांग्रेस के प्रवक्ता। अनिल जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले देखिए, 15 जी बड़ा भाव विभोर है हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय। बड़ी स्पष्टता से बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ देश की जनता ने गिराना शुरू किया। जहां देश के प्रधानमंत्री 5.5 लाख वोटों से जीता करते थे, वो 1.5 लाख तक रह गया। कई इनकी सीट ऐसी है जहां इनके प्रत्याशियों को वोट का परसेंटेज ना के बराबर रहा जीतने का, और तमाम जगह शिकस्त इनको खानी पड़ी है। घमंड में चूर, घमंड टूट गया। जब व्यक्ति का राजनीति में ग्राफ बढ़ना शुरू होता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, और जब गिरना शुरू हो तो एकदम से गिरना स्टार्ट हो जाता है। बड़ी कसमकस रही बनारस में मोदी जी को जीतने में। पूरा तमगा लगा रहा, पूरा आला अमला इनका लगा रहा। ये बात करते हैं केजरीवाल की। इसके अलावा जहां जहां ये भगवान राम के नाम पर बात करते थे, भगवान राम के क्षेत्र में अयोध्या में इनको हराया गया। सीतापुर में ये हारे, चित्रकूट में ये हारे, बांदा वशिष्ठ जी की धरती वहां ये हारे। कई इतनी ऐसी जगह हैं जहां राम से जुड़ी हुई धरती है, जहां जहां राम जी से जुड़ा हुआ धार्मिक वो है, उन सभी जगह से ज्यादातर ये हारे, चाहे रामेश्वरम को। लेकिन बीजेपी के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा रहती कि हम 303, 304, 305। आप जो अपने घमंड में थे कि आपने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहा करते थे, सबसे बड़ा घमंड तो इनके अंदर था कि 400 पार जाएंगे और अकेली बीजेपी 350 पार जाएगी। तो वो घमंड चूर चूर हो गया। चलिए ठीक है अनिल जी, घमंड चूर चूर करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी जिस तरह से जनसभाएं कर रहे थे और बराबर घेर रहे थे सत्ताधारी पक्ष को उस समय, तो आपने भी यही देखा गया था, जो उद्देश्य बनाकर चले थे वो उद्देश्य पूरा होता नजर आया नहीं है। फिलहाल आपसे दोबारा बात करेंगे। आलोक त्रिपाठी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनौतियां भी अपार हैं, चूंकि नई सरकार अब बनने जा रही है, और इसके साथ ही साथ आगे की जो नई चुनौतियां हैं, साथ जिसके चलते जो सरकार होगी उसको तमाम जो वो मुद्दे होंगे उसको ध्यान में रखना भी बेहद जरूरी होगा।
जी वंदना जी, देखिए अभी तक की जो 10 साल की जो कार्यकाल रहा उसमें अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा या कह लीजिए मोदी एजेंडा, तो वो इस बार थोड़ा सा उसमें जरूर मुझे लगता है कि फर्क आएगा। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू जी की शामिल हुए हैं या नीतीश कुमार जी, चूंकि इन लोगों का अपने जो क्षेत्र है, चाहे बिहार हो चाहे दूसरा प्रदेश हो, तो वहां पे इन लोगों ने जिस तरह से चुनाव में लोगों से के वादे किए, जिस तरह से कहा, तो अब इनके सहयोग से चूंकि सरकार बनी है, जो जो आंकड़े कम थे वो इन लोगों के आने से पूरे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो चीजें संभलनी ही पड़ेंगी। और अब उसको कैसे भरपाई करेंगे, कैसे उन मुद्दों को, क्या फिलहाल उसको रख देंगे, उसके समय आने के बाद उसको देखा जाएगा, तो ये इतना आसान नहीं होगा। चूंकि पहले 10 सालों में और इस बार के जो 5 साल होंगे, तो ये जो इस साल के 5 साल होंगे, उस सरकार में क्या मोदी का एजेंडा जैसे पिछले 10 सालों में उन्होंने चलाया, क्या चला पाएंगे, ये बड़ा सवाल होगा। चूंकि तब ये नीतीश कुमार जी और ये चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता इनके घटक दल में नहीं थे, तो अब ये देखना होगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो समझौता करना ही पड़ेगा इस बार सरकार को। अगर समझौते की बात आप कर रहे हैं, वो कौन से समझौते होंगे जिसको सामना करना पड़ेगा बीजेपी को? नहीं, जैसे जैसे इन्होंने वहाँ जब चुनाव चल रहा था, प्रचार चल रहा था, तो मुस्लिमों को आरक्षण की बात की, या एनआरसी की बात है, सीए की बात है, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिसपे को लेकर के नीतीश कुमार जी हो या चंद्रबाबू नायडू, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मानेंगे। तो इन मुद्दों को फिलहाल तो ठंडे बस्ते में ही रखवाना पड़ेगा अगर सरकार को आगे चलाना है। तो ये एक दबाव होगा भाजपा के ऊपर, इन दोनों नेताओं का। अब ये देखना होगा कि ये दोनों नेताओं का दबाव मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं, या अपने हिसाब से ही जिस तरह से पहले 10 सालों में उन्होंने अपना एजेंडा चलाया उस तरह चलाते हैं। ये एक बड़ा सवाल होगा देखने वाला। बिल्कुल आलोक जी, और यही बात है कि अगर अब गठबंधन की जब सरकार बनी है तो किस तरह के दबाव का सामना अब बीजेपी को करना पड़ेगा। प्रमोद जी, जिस तरह से आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मोदी को प्राथमिकता के आधार पर अब चूंकि नई सरकार गठित होने के बाद वो कौन से अहम कदम होंगे जो पहले उठाने जरूरी होंगे? देखिए, पहले तो ये है कि जो अभी अविरल जी ने कहा कि मजबूत सरकार, तो जो 14 में और 19 में स्थित रही वो तो नहीं है। अब की निश्चित रूप से उतनी मजबूत सरकार नहीं रहेगी। इसको अब ये कहा जा सकता है कि अब वो अपने सहयोगी दलों के बूते पर सरकार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। वो अभी स्पष्ट बहुमत से काफी पीछे है। और जहां तक अभी जो अभी त्रिपाठी ने कहा वो सही कहा कि इसमें नायडू साहब का और नीतीश जी का क्या रोल रहेगा, और वो जो उनके मुद्दे हैं उन मुद्दों को, और विशेष रूप से जो कहीं ना कहीं एक विवादों में रहे हैं मुद्दे, चाहे समान आचार संहिता कानून का रहा हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी ने ये शुरुआत की थी जातिगत जनगणना, इनकी डिमांड होगी, भारतीय जनता पार्टी उसके सहमत में नहीं थी। ऐसे तमाम मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों को अब लागू करना, पहले तो ये सरकार की मर्जी थी, उसके पास स्पष्ट बहुमत था, तो वो जो जो निर्णय लेती थी उसको इम्प्लीमेंट कर लेती थी। लेकिन अब कोई भी निर्णय लेने के पीछे पहले उनको अपने सहयोगियों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। और विपक्ष भी अब वो मोथरा विपक्ष नहीं है, अब विपक्ष भी बहुत मजबूती से आ गया है। तो इन मुद्दों का वो भी प्रखरता से विरोध करेगी। और दूसरे, भाजपा को या प्रधानमंत्री को अब आपकी प्रधानमंत्री उस तेवर में नजर नहीं आएंगे जिस तेवर में पहले या 2 कार्यकाल में रहे हैं। तो ये मजबूरियां प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की स्वाभाविक है, स्पष्ट बहुमत न होने के कारण। जहां तक मुद्दों की बात है कि कौन कौन से लेके आएंगे, जो उनके मुद्दे चल रहे थे, या जो आपकी एक चीज और भी है, मतलब इसमें भी कि जो जिस ढंग से वो धर्म की राजनीति को एक प्रमोट करने का या उसको आगे लेके चलने का था, उस पर वो कहीं ना कहीं वो अपनी बैकफुट पे आएंगे। क्योंकि अयोध्या ने उनको ये बता दिया है, चित्रकूट ने उनको बता दिया है, सीतापुर ने उनको बता दिया है, और जो राम गमन पथ कह लो जो बनाने की बात थी, तो वो पूरा पथ ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो धर्म से जुड़े आधार से उत्तर प्रदेश ने उसमें आईना दिखाने का काम किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी वो मजबूत सरकार के रूप में उभरेंगे। और कितने दिन क्या रहेगी ये, चूंकि नीतीश जी के बारे में भी मालूम है कि नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद थे, लेकिन राजनीति है, राजनीति में सब चलता है। नायडू जी जेल गए थे,
क्या वो कसक कब निकल आएगी ये भी नहीं कहा जा सकता। तो अब की मजबूत सरकार तो नहीं कही जा सकती है। हाँ, सरकार बन गई है गठबंधन की, निश्चित रूप से वो एक जरूर के गठबंधन के पास, एनडीए के पास जो है वो स्पष्ट बहुमत है, लेकिन जो ये दो लोग हैं ये कब तक कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर कंप्रोमाइज नहीं किया, जो प्रधानमंत्री का स्वभाव है या प्रधानमंत्री की जो एक एरोगेंसी है या प्रधानमंत्री की समझौता न करने का जो स्वभाव रहा है, वो अब नहीं होने वाला है। और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो टकराव की स्थिति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, जिस तरह से देखा भी गया था कि जब चुनावी प्रचार चल रहा था उस समय भी टकराव देखा गया था तमाम दलों के बीच, लेकिन अब चूंकि आज शाम का वो समय है जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ लेते नजर आएंगे। उनके साथ कई सांसद भी होंगे जो शपथ लेते नजर आएंगे राष्ट्रपति भवन में। इसी के साथ ही साथ डॉक्टर अविरल मलिक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विरोध भी देखा गया था चुनाव के दौरान, जब मतदान हो रहा था उस दौरान भी देखा गया, उससे पहले भी देखा गया, खास तौर पर अगर देखा जाए ठाकुर यानी कि क्षत्रिय मतदाताओं में भी विरोध देखा गया, जिसका नतीजा भी सामने आया, खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा, ऐसा लोगों का कहना था, क्षत्रिय मतदाताओं का कहना था। क्या लगता है कि जो 4% तक का वोट प्रतिशत था ठाकुरों का, वो कांग्रेस और सपा को मिला है या उनको इसका लाभ मिला है? देखिए, उत्तर प्रदेश के संबंध में निश्चित रूप से हम आकलन कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं। और जहां तक बात है राष्ट्रीय स्तर की, अन्य राज्यों की यदि बात कर ली जाए तो कांग्रेस की क्या स्थिति है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता भलीभांति जानते हैं। कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आई हैं पश्चिम बंगाल में, इन्हें बताना चाहिए। और उसके साथ साथ कांग्रेस मुक्त पश्चिम बंगाल का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त हिमाचल प्रदेश का निर्माण हो गया, कांग्रेस कितने राज्यों में भाजपा मुक्त निर्माण हो गया ये और बताइए। कितने राज्यों में भाजपा मुक्त कर दिया गया ये और बताइए ना डॉक्टर साहब। आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली, अरे आप अपना देखिए ना, भाजपा मुक्त हो गया कितने राज्यों, 9 राज्यों में भाजपा को हटा दिया, बिल्कुल जीरो। अपनी गीत गाइए ना, कितने राज्यों में आपको जीरो कर दिया गया है, जनता ने आपको नकार दिया। अनिल जी आप शांत रहिए, अनिल जी आप शांत रहिए, अविरल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी देखिए, हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो 4 में 4 भारतीय जनता पार्टी जीतती है, 5 में से 5 उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीतती है। छिंदवाड़ा के गढ़ की ने चर्चा करनी चाहिए, कमलनाथ के गढ़ की ने चर्चा करनी चाहिए। आखिर क्यों कांग्रेस के प्रवक्ता इस विषय पर मौन है? और उसके साथ साथ 29 में से 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आपकी सरकार के कितने मंत्री हारे हैं, सरकार के कितने मंत्री हारे हैं, मौन आप उस पर क्यों हैं? वर्तमान सरकार के जो दो दशक सरकार आपकी चली, जिनके जो मंत्री थे, मंत्री हारे हैं, उनके बारे में बताइए, उन पर आप मौन क्यों हैं? अरे भाजपा जिस प्रकार से बुरी तरह से हार रही है, 43 मिनट तक लाइट चली जाती है उस क्षेत्र की, जहां ईवीएम बदल दी जाती है। अनिल जी कुछ भी हो, लेकिन सत्ता में फिर भी एनडीए की सरकार ही है। आप शांत रहिए, अविरल जी को बात पूरी करने दीजिए। मैं बता रहा हूं किस आधार पर यह मजबूत सरकार है। जिस तरीके से 303 का आंकड़ा हमारे पास मौजूद है और सत्ता में आने के लिए केवल 272 सीटों की आवश्यकता होती है, हमारे पास 303 का आंकड़ा है। इस बात को याद रखिए। तो मजबूत सरकार का अर्थ क्या होता है, कृपया करके बता दें मुझे। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी साथियों पर टिकी हुई थी शर्तें आपके गठबंधन के साथियों ने रख दी है, तो उन शर्तों को पता नहीं पा रहे हैं आप अभी तक। कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंच पाई, राहुल बाबा के आधार पर कांग्रेस पार्टी ट्रिपल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाई, इस बात को मत भूलिएगा। ये ना भूलिए कि भाजपा का ग्राफ गिरना शुरू हो गया, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, निश्चित समझ। चलिए ठीक है अनिल जी जिस तरह से आप भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात कर लें, उत्तराखंड में क्या स्थिति देख रहे हैं, कहां पर चूक रह गई? क्योंकि हरीश रावत ने भी स्टार प्रचारक के तौर पर तमाम तरह की प्रचार की बातें करी और खुद मैदान में उतर करके लोगों के बीच पहुंचे थे। हालांकि तनातनी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी देखी गई थी उत्तराखंड में। देखिए सभी पार्टियों में तनातनी होती है, लेकिन 5 सीटों पर बीजेपी ही है। मणिपुर में क्या पोजीशन रही? अरे नहीं, 5 सीटों पर बीजेपी ही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कहां चूक रह गई कांग्रेस पार्टी की?
बीजेपी से इसका कहां मतलब चूक हुई सैनिकों ने पंजाब भी के अंदर? नकार दिया इन्हें, सैनिकों ने नकार आपके दिया। पास आएंगे अविरल जी, आपके पास आएंगे। अबरल सैनिकों जी, के परिवार पंजाब का में नकार दिया, पंजाब के इसका पंजाबियों ने मतलब आपको बात नकार नहीं। दिया, किसानों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया किसानों ने आपको नकार दिया। हरियाणा में क्या पोजीशन हुई आपकी? तमिलनाडु में क्या पोजीशन है? पंजाब में क्या है? सिक्किम में क्या है आपकी पोजीशन? मणिपुर में क्या रहा? महिलाओं के साथ जो इतना जघन्य अपराध आपने किया, आपकी पार्टी के लोगों ने किया, मणिपुर ने जवाब दे दिया आपको। राम उत्तराखंड के में नाम पर क्या आप रहा, आए मैं थे। ये जानना चाह रही हूँ। वो केवल उत्तराखंड नहीं मैडम, पूरा अग्निवीर के देश लड़के में का बात जवाब करिए। उत्तराखंड वासियों ने दे दिया। अग्निवीर अग्निवीर चिल्ला रहे थे, उत्तराखंड वालों ने बता दिया अग्निवीर के विषय में। अग्निवीर पर आपकी पार्टी के सहयोगी पार्टियों ने शर्त रख दी है कि अग्निवीर नहीं, को मैं समाप्त करिए, उत्तराखंड क्यों की नहीं बात करना कर रहा चाहते? हूं। नहीं, आप उत्तराखंड जवाब वालों ने दीजिए तो ना। मजाक किया, आपके जिस मुद्दे सहयोगी को आप दलों ने, लेकर घूम रहे थे। नीतीश कुमार जी ने और नायडू जी ने शर्त रख दी, अग्निवीर और पुरानी पेंशन पर शर्त को पूरा करिए ना। नहीं, अग्निवीर आने वाले चुनावी दिनों में मुद्दा ये नहीं बन सका, इस बात को तो मानते हैं आप। अग्निवीर क्यों नहीं चुनावी बना? मुद्दा नहीं बिल्कुल बन बना सका, चुनाव, जो केवल आप बनाना उत्तराखंड चाह से रहे नहीं। थे। अगर सैनिक केवल अविरल उत्तराखंड जी, से आते हैं, अविरल जी, सैनिक हरियाणा अगर में केवल देखने को उत्तराखंड मिला से आते हैं, अग्निवीर क्या तो चुनावी बताइए, मुद्दा पूरे रहा, देश में सैनिक तमाम नहीं जगहों है। पर देखने को मिला कि आप सैनिकों का अपमान अग्निवीर कर रहे हैं क्या इस तरह से। मुद्दा रहा है कि नहीं रहा है, और जनता ने उसको बता भी दिया है। आप आपके पास आएंगे, लेकिन अनिल शर्मा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ये सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। सैनिक पूरे देश से आते, केवल उत्तराखंड से सैनिक नहीं आते हैं। सैनिकों की भर्ती या अग्निवीरों की भर्ती हुई तो पूरे देश से भर्ती होती है, और सीमा पर लड़ने वाला जवान केवल उत्तराखंड का नहीं होता, पूरे देश का होता है। अगर ये उत्तराखंड तक सीमित करना चाहते हैं तो पूरे देश के सैनिकों का अपमान कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। रही क्या बात, उत्तराखंड से नहीं होते, इस बात को बताइए जरा। क्या देश से पूरे नहीं होते? जवाब चलिए, दीजिए। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। मैं आप दोनों को रोकना चाहेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं इस मैटर को लेकर के। आलोक त्रिपाठी जी, आपका क्या कहना है? जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे, और खास तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि इस बार चुनावी मुद्दा अग्निवीर नहीं रहा, जबकि धरातल की स्थिति जो कि हम सभी ने देखी, अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे उठे थे। देखिए वंदना जी, मुद्दे बहुत से थे और उन छोटे छोटे मुद्दों ने ही पूरा जो यूपी का जो सबसे बड़ा गणित बिगाड़ा, वो उसका कारण ही यही छोटे मुद्दे थे। चाहे वो संविधान का मामला हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो अपने मूल कैडर के लोग हैं उनका निरादर हो, चाहे जो योजनाएं थी सरकारी उनका सही से इस्तेमाल ना होना हो, चाहे बेरोजगारी हो, बड़ी संख्या में लोग शिक्षा मित्र हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, बहुत संख्या में लोग धरने देते रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। और तो ये ऐसे नहीं कि सिर्फ एक मुद्दा है अग्निवीर। आप सोचिए, जो जिसने 25 साल सरकारी नौकरी करने के बाद जब उसको पेंशन की आवश्यकता हुई, आपने पेंशन बंद कर दी। क्या विधायक सांसदों की पेंशन क्यों नहीं बंद करते हैं आप? जो 5 साल के काम करता है तो वो सामाजिक सेवा के लिए आता है। तो ये सब कई मुद्दे थे। इन कई मुद्दों के चक्कर में ये भारतीय जनता पार्टी का जो यूपी में बेड़ा गर्क हुआ है, ये इसका सिर्फ एक मुद्दा हम नहीं कह सकते, ये कई मुद्दे थे। जिस तरह से बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में बाहर के लोगों का आना और भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता थे उनकी अनदेखी करना, ये भी एक कारण हो सकता बहुत बड़ा था, क्योंकि वो लोग घर बैठ गए। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ता थे, इस बार तो पन्ना प्रमुख बनाए गए थे। पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी क्या थी? यही थी ना कि आप उसके पास जो 15, 17, 20 घर जो दिए गए हैं, उन घरों के लोगों को वोट डलवाना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई पन्ना प्रमुख घर से बाहर नहीं निकला वोट डलवाने के लिए। यही कारण रहा कि मतदान का प्रतिशत भी कम रहा, चाहे आप लखनऊ ले लीजिए या अन्य जगह ले लीजिए। तो ऐसा नहीं कि एक मुद्दा रहा अग्निवीर मामला, कई मुद्दे ऐसे रहे, कई लोगों के मामले ऐसे रहे जिनकी वजह से भाजपा की यूपी में ये जो स्थिति बिगड़ी, वो इस कारण हुई। बिल्कुल बिल्कुल, देखा भी यही गया था। प्रमोद गोस्वामी जी, आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, देखिए, जो अविरल जी ने कहा, खैर एक प्रवक्ता हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपने पक्ष रखेंगे वो अलग बात है। लेकिन जो ये कहा कि कांग्रेस को देखना चाहिए, ये तो कांग्रेस मुक्त का अभियान था बीजेपी का, और कांग्रेस 100 के आसपास पहुंच गई, 99 पे पहुंच गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 350 पे पहुंच रही थी, एनडीए 400 पहुंच रहा था, वो 303 पे रह गया, और स्पष्ट बहुमत भी बीजेपी पे नहीं आ पाया। तो बेहतर ये होता कि पहले अपनी स्थिति भी देखें कि हम कहाँ पहुंचे। कांग्रेस के पास कुछ खोने को नहीं था, उसने तो गेन किया। जो बीजेपी को गेन करना था वो उसने लूज किया। ये यथार्थ और कड़वा सच है, इसको स्वीकार करना चाहिए। जहां तक अग्निवीर की बात है, अग्निवीर के मुद्दे ने ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत डेंट किया है।
और जो अभी ये बात कही अनिल जी ने कि अग्निवीर का मुद्दा जो है वो उठाया जा चुका है सहयोगी दलों के द्वारा। अब अग्निवीर के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आएगी, उसको हटाएगी, उसको संशोधित करेगी या क्या करेगी, ये आगे वाली देखने का वक्त होगा। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें ठीक है, आप अपनी जगह पे हैं, आप अपने पक्ष पार्टी का रखेंगे, लेकिन जो सच है वो तो है ही कि भारतीय जनता पार्टी ने लूज किया है और कांग्रेस ने गेन किया है। बिल्कुल, और देखा भी यही गया था। अनिल जी, आपका क्या कहना है? जिस तरह से आप आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस तो यहां पर किसी तरह से गेन करती नजर आ रही थी, मुक्त तो हुई नहीं। अविरल जी, सवाल अब जी देखिए, प्रमोद जी ने जिस प्रकार से कहा अग्निवीर का मुद्दा चला है, तो अगर अग्निवीर का मुद्दा चला है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं चला? इस विषय को भी देखना चाहिए, इस विषय पर भी आकलन होना चाहिए। उत्तराखंड में जिस प्रकार से सैनिक परिवार हैं, सैनिक परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी की को स्वीकृति देने का कार्य किया नरेंद्र मोदी अविरल के जी, नाम जहां पर आप पूरी तरह से जीत रहे हैं वहां पर मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ये मुद्दा उठा रहे हैं, जहां से पहलवान आते हैं, जहां से अभ्यर्थी आते हैं, जहां से मुद्दा उठा वहां की बात करिए ना। फिर जवाब ले अविरल जी, तब फिर आपकी बात की पुष्टि हम तब मान लेंगे कि जब अग्निवीर में अगर संशोधन नहीं होता और हटता नहीं है, जो आपके सहयोगी कह रहे हैं, ये खाली एक उत्तराखंड देश का एक 0.1 हिस्सा है। ये देश में ऐसा नहीं है, जो अनिल जी ने कहा वो गलत नहीं कहा है, देश भर के भी उसमें रहते हैं, उसमें लखनऊ के भी है, आपके भी है, पूरे देश के लोग हैं। तो खाली आप अगर उसको लेके चलते हैं तो फिर ये आपके नुकसान का बड़ा कारण बनेगा। और उसके साथ साथ मैं जानना चाह रहा हूं, ब्रजभूषण सिंह का जो फैक्टर बनाने की कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा, प्रोपोगेंडा चलाने का कार्य किया गया, झूठा प्रचार करने का कार्य किया गया। अरे तो झूठा प्रचार का वहां तो स्पष्ट था, हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में क्या रिजल्ट हुआ? और अयोध्या के आसपास की क्या कर रहा हूं, उस सीट की बताइए आप। अरे भाई कर दिया आपने, में भटकते हो भाई यार, बच्चों किसी बात कर रहे हो तुम, डॉक्टर हो? नहीं, देखिए मेरी बात आप छोड़िए, पर्सनल अटैक करना बंद कीजिए। मैं केवल और केवल यदि आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपका आकलन जानना चाह रहा हूं, अगर आप बताना चाहते हैं तो उस विषय को बताइए। जरूर 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 मैं भी आपके ऊपर नहीं कर रहा हूं और आप भी मेरे ऊपर मत कीजिए। जरूर जरूर, मैं वही बताना चाह रहा हूं। आप ये बताइए, जो ब्रजभूषण सिंह जी की बात हुई, अयोध्या और आसपास की सीटों का क्या हश्र हुआ? वो एक जीत गई, ठीक है, उसका क्या हश्र हुआ? उसका कहीं ना कहीं उसका हरियाणा में क्या हुआ? इसका इंपैक्ट हरियाणा की तो लड़कियां थी, वो हरियाणा में आपने कौन सी 10 में से पिछली बार की 10 जीत ली? इसका उदाहरण दीजिए, उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा। नहीं, केसरगंज के विषय पर बताइए ना, फिर बात करिए। फिर आप एक कन्फाइंड एक कैसरगंज पे बताइए कि उन्हें का प्रधानमंत्री जी जीत गए, पिछली बार 3 लाख से जीते थे, इसको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि 1.5 लाख से जीते? कोई घटना दिल्ली में घटित हो रही है, दिल्ली में उसका असर हो नहीं रहा, आप कह रहे हैं अमेरिका में असर हो रहा है, अब उसका असर हो नहीं रहा है, घटना घटित हो रही है, आप कह रहे हो अमेरिका में असर हो रहा है, तो ये तो कोई बात ही नहीं। आप जैसे विद्वानों का जवाब हम नहीं दे सकते। अविरल जी, आप जिस तरह से जानना चाहेंगे इस बार कि नई सरकार गठित होने के बाद क्या क्या वो चुनौतियां होंगी आपकी सरकार में, जिनको ध्यान में रखते हुए अगला कदम उठाया जाना बेहद जरूरी है, आपके नजरिए से जानना चाहेंगे। जी देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, हमारा एक ही उद्देश्य है। अच्छा, ये बताइए चुनौतियां हैं कि नहीं है, ये भी बताइए। देखिए, कोई किसी प्रकार, अनम्यूट कर लीजिए। भ्रम फैलाने का कार्य किया जा रहा है, विपक्ष के लोग, इंडी गठबंधन के आप लोग, विपक्ष को छोड़ दीजिए, विपक्ष को छोड़ दीजिए, तमाम मुद्दों को छोड़ दीजिए, तमाम लोगों को छोड़ दीजिए, तमाम दलों को छोड़ दीजिए। बताइए कि अब क्या होगा, अगला कदम अब क्या होगा? तमाम मंत्रालय ऐसे मांग लिए कि हवा खराब है आपके पार्टी के नेताओं की। अनिल जी आपके पास आएंगे, अनिल जी आपके पास आएंगे, अनिल जी आपके पास आएंगे। अविरल जी से सवाल है कि अब आगे की जो नई सरकार बनेगी, इसके बाद क्या कदम होगा?
और क्या लगता है कि इस बार आपको चुनौतियां हैं आपके पास? नेताओं की हालत खराब है। जी देखिए, किसी हम पर प्रकार कोई की असर नहीं कोई पड़ने वाला। चुनौती नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या मौजूद नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है, वो है विकास करना। जिस तरीके से हमने पहले अच्छा ठीक है, कल्याणकारी विकास योजनाएं की चलाई, बात तो आप पुरानी तो कर पेंशन रहे लागू हैं, करेंगे। विकास की बात आप कर रहे अग्निवीर हैं, वापस करेंगे, पुरानी अनिल जी पेंशन आप लागू शांत करेंगे, रहिए, आपके पास बताइएगा। आएंगे। अनिल जी आप शांत रहिए, आपके पास आएंगे। आपकी सरकार में भी देखा गया था महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठे थे, और आपकी सरकार में क्या कुछ रहा था ये आपसे भी नहीं छिपा हुआ है। फिलहाल अविरल जी आप ये बताइए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चुनौतियां नहीं है, विकास की बात करते हैं, विकास के दम पर ही आगे के कार्यभार संभालेंगे और आगे के कार्य जो हैं वो होते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से आपकी जो चुनावी नतीजे आए हैं इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपका नजरिया क्या कहता है? क्या लगता है आपको कि कोई मुद्दा रहा ही नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश के विषय में जहां तक बात है, हम आत्मचिंतन कर रहे हैं इस विषय का, और जहां तक देश की बात है तो साउथ की आप बात कर लीजिए। केरला के अंदर किस तरीके से हमने उपस्थिति दर्ज कराई है, हमारा वोट शेयर इंक्रीज हुआ है साउथ में, और उसके साथ साथ तमिलनाडु की बात कर ली जाए, तमिलनाडु में हमारा वोट शेयर इंक्रीज हुआ है। इस बात को कोई नहीं नकार सकता है। सीट कितनी आई है साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु में? सीट भारतीय कितनी आई जनता है? पार्टी आज मजबूती के सीट साथ बताइए, कितने खड़ी है। सांसद जीते तमिलनाडु में आपके? तमिलनाडु में सांसद कितने हैं? वोट शेयर इंक्रीज हुआ है, मैंने इसको अरे बताया। सांसद बताइए ना, सांसद कितने हैं तमिलनाडु में? सुन लीजिए, देखिए बीच में वोट इंक्रीज तो आपके 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में कांग्रेस के ठीक है वोट ठीक है ज्यादा थे, अनिल जी, आपके आपको कम थे, मौका फिर भी देंगे, आपके। आपको मौका देंगे। अविरल जी जो कह रहे हैं इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। झूठ तो बोल नहीं रहा हूं, जैसा मौजूद है, जिस तरीके का रिजल्ट आया उसके आधार पर ही मैं बता रहा हूं। मैं अपने तो हमने आधार कब पर कहा बता झूठ रहा बोले? हूं। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से बात करेंगे अब की बार एनडीए की सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और बात कर रहे हैं अब की बार एनडीए की सरकार। अगर साल 2014 और 2019 से बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल हुआ था, लेकिन इस बार बहुमत नहीं मिला है, गठबंधन की सरकार बनती नजर आई है। आज इस पर ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शाम को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ साथ तमाम सांसद भी शपथ लेते नजर आएंगे। क्या चुनौतियां रहेंगी, क्या अगला कदम रहेगा सरकार का, नई सरकार गठित होने के बाद का अगला कदम क्या होगा, किस पर फोकस किया जाएगा, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर अविरल मलिक जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनिल शर्मा भी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे साथ हैं, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। डॉक्टर अविरल मलिक जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अविरल जी, बात हम कर रहे थे कि चुनौतियां क्या रहेंगी। अब जो हुआ सो हुआ, बीते दिनों में, बीते सालों में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब 2024 में क्या होने वाला है और आने वाले 5 साल में क्या वो मुख्य बिंदु रहेंगे जिस पर फोकस करेगी सरकार? जी देखिए, मुझे तो कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस के लोगों को ही सारी चुनौती नजर आ रही है। वही सारी भारतीय जनता पार्टी फिर की से आप चिंता वही कर कह रहे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही आप कह रहे थे हाँ चुनौतियां हैं, फिर आप इससे इनकार करते नजर आ रहे हैं। नहीं, किस बात की चुनौती है आखिर? अभी आप बताइए ना, आप इसे तो पूछ रहे हैं। बिल्कुल है चुनौती, केवल एक चुनौती है, और वो है भ्रष्टाचार को समाप्त करना और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना। यही हमारी मुख्य चुनौती और यही मुख्य उद्देश्य है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण हम कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। और उसके साथ साथ 2014 के बाद जिस तरीके से कंगना रनौत जी के बयान को ये मॉडिफाई कर करके बताया करते थे, ये कहते हैं आजादी 2014 के बाद मिली, तो कंगना जी ने इस बात को बिल्कुल सही कहा था। और किस आधार पर कहा था मैं बता देता हूं। 2014 के बाद क्या कुछ हुआ? 2014 के बाद भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने का प्रयास जिस प्रकार से हमारे द्वारा किया गया, भ्रष्टाचार से आजादी मिली, गरीबी से आजादी मिली, महंगाई से आजादी मिली, बेरोजगारी से आजादी मिली, तो क्या ये आजादी नहीं है? बदहाली से आजादी मिली, प्रकार से देश का विकास हो रहा है। इस बार के चुनाव में सबसे प्रमुख मुद्दा ही उठा था महंगाई और बेरोजगारी का। नहीं, महंगाई के मुद्दे के वीडियोस मेरे पास भी बहुत सारे मौजूद हैं। और जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और इनकी वरिष्ठ नेता और उस समय की राष्ट्रीय प्रवक्ता जवाब दे रही हैं और कह रही हैं उस वीडियो के अंदर कि 900 रुपए का सिलेंडर
अगर गरीब खरीद लेगा तो क्या समस्या गरीब को हो जाएगी? अगर ये देखना चाहे तो मैं दिखा दूंगा। रेणुका जी की मैं बात कर रहा हूं। चले ठीक है, ये 900 रुपए फिर आए कहां से जब बेरोजगारी है? आप ही की बात रख लेते हैं जी। ये 900 रुपए कहां से आए जब रोजगार नहीं है? नहीं, 900 रुपए के सिलेंडर खरीदने में क्या समस्या है ये हम नहीं कह रहे हैं, इनकी प्रवक्ता उस समय की कह रही थी, के दौरान कह रही थी। लेकिन इस बार के चुनाव में जो मुख्य बिंदु रहे, मुख्य मुद्दे रहे, यही रहे। बहिष्कार के रूप में आपने देखा, अनिल जी आपके पास आएंगे, तो इसको आप चुनौती नहीं मांगते? चुनौती नहीं है आपके नजरिए में ये? देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है और वो है विकास करना, जनकल्याण। किस तरह का विकास? चलिए ठीक है, अगर विकास ही आपका नजरिया है तो क्या है विकास? देखिए, बिचौलियों को हमने समाप्त किया है, वो सबको नजर आ रहा है। पहले रुपया घिसा करता था, अब रुपया घिसता नहीं है। और इनके प्रधानमंत्री कहा करते थे कि रुपया घिसता है, अब रुपया सीधा पहुंचता है, जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचता है, लाभार्थी के खाते तक पहुंचता है। 60 साल में ये क्या कर रहे थे? इन्होंने जनधन बैंक अकाउंट नहीं खुलवाए, जनधन खाते हम खुलवाते हैं, इन्होंने बैंक अकाउंट जनधन खाते खुले हैं, इनके हालात देख लीजिए क्या हालात हैं। सुन लीजिए सुनने अरे चैनल पर बैठकर झूठ आप इतना बोलेंगे, हम बर्दाश्त करें आपके झूठ को? नहीं, आपके झूठ को सुनने के लिए बैठे हैं क्या? आप जो झूठ बोलेंगे झूठ सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पर? शिक्षा दी जाती है, इस बात को भी आप अरे भाजपा की ट्रेनिंग लेकर आते हैं आप, केवल रट्टू तोते की तरह जितना रट के आए उतना बोलना है आपको। सुन लीजिए, केवल झूठ फैलाइए। अडानी और अंबानी के घर में शौचालय नहीं बने हैं, गरीब के घर में शौचालय बने हैं। उसके साथ साथ बहुत शौचालय की सत्यता जान लीजिए ना, कितना पैसा वास्तविक में उनको मिला है, कितने लोग बिचौलिए खा गए। अडानी के साथ आपकी तेलंगाना की सरकार एमओयू साइन करती है, तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार अडानी के साथ एमओयू साइन करती है, उसके बाद कांग्रेस के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। पी चिदम्बरम जी इस विषय पर कुछ नहीं बोलते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद आपको याद होगी, जिस समय सुप्रिया जी को माइक ट्रांसफर कर दिया गया था चिदम्बरम जी के द्वारा, और उसके साथ साथ जिस तरीके से गांव गरीब के लिए हमने काम किया वो सबको नजर आ रहा है। और जिस तभी तो बौखलाहट में बीजेपी के आपके नेता देश के प्रधानमंत्री बराबर बोल रहे हैं, टेम्पो में भर भर के नोट अडानी अंबानी पहुंचा रहे हैं। ये प्रचार किसने किया? फिर जो टेम्पो में भर भर के अडानी अंबानी नोट पहुंचा रहे हैं, उन पर ईडी सीबीआई के खाते। चलिए ठीक है अविरल जी, अनिल जी आपके पास आएंगे। मंचों से इस बात को ठीक है। अब अविरल जी, तमाम मुद्दे आपने बता दिए कि इनकी सरकार में ये उठे, इनकी सरकार में ये नहीं उठे। आपकी सरकार में आपके जब देखा गया जिस तरह से मुद्दे हावी हुए, महंगाई बेरोजगारी पर भी बात नहीं की। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं आपको। पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम आवास पर चाय पर चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण से पहले संभावित मंत्रियों से मुलाकात की है और माना यह भी जा रहा था कि जो पीएम आवास पर पहुंचे हैं उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल, बीएल, तमाम जो दिग्गज हैं पहुंच रहे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा पीएम आवास पर मौजूद हैं और चाय पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। पंकज चौधरी, अन्नपूर्णा देवी भी पीएम आवास पर हैं। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान पीएम आवास पर मौजूद हैं और सर्बानंद सोनोवाल भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं। चाय पर चर्चा शुरू हो चुकी है। बीएल वर्मा भी प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं। तो शाम को शपथ ग्रहण है, उससे पहले की ये चर्चा हो रही है और जो भी मंत्री पहुंचे हैं, जो भी सांसद पहुंचे हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी खबर है। तो पीएम आवास पर चाय पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और अब चूंकि चाय पर चर्चा कर रहे हैं तो राष्ट्रपति भवन में शाम को शपथ ग्रहण होगा। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जा चुकी हैं। अब नई सरकार के गठन होने के कुछ ही समय बाद देखा जाएगा कि अगला कदम क्या होगा सरकार का। नई सरकार गठित होने के बाद प्रमुख मुद्दे क्या होंगे, किस पर फोकस करेगी सरकार, तमाम बड़ी बड़ी जो बातें हैं, मुद्दे हैं, उनको देखना होगा।
और अब की बार एनडीए की सरकार में हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अविरल मलिक जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अनिल शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं और प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर अविरल मलिक से हम बात कर रहे थे। अविरल जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सबसे सहयोगी टीडीपी ने भाजपा की विचारधारा की इतर अगर बात कर लें तो आंध्र प्रदेश में आरक्षण में मुस्लिम कोटा बहाल करने की घोषणा की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भाजपा अपने मूल एजेंडे में शामिल यूसीसी धर्मांतरण विरोधी कानून की राह पर आगे बढ़ेगी, तब इन दलों का क्या होगा और क्या रुख रहेगा, क्या नजरिया रहेगा? और बहुत कम शब्दों में जानना चाहेंगे, बेहद कम समय बचा हुआ है। जी देखिए, वो केसी त्यागी जी ने भी स्पष्ट कर दिया इस विषय पर। यूसीसी के नाम पर यदि आप चर्चा करना चाहें तो केसी त्यागी जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसमें राज्यों के साथ चर्चा कर लेनी चाहिए और जेडीयू चाहता है कि केसी त्यागी जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि यूसीसी आना चाहिए। तो केसी त्यागी जी इस बात को कह रहे हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या एनडीए के अंदर नहीं है। इंडी गठबंधन वाले अपने घर को देखें, इंडी गठबंधन टूटने जा रहा है, समाप्त होने जा रहा है। चलिए ठीक है। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, ठीक है, वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और अपनी जो है कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो स्थितियां दिख रही हैं वो इतनी आसान नहीं दिख रही हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि जो पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से मोदी जी का नेचर रहा है, जिस तरह की उनकी कार्यशैली रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत समय तक वो दबाव की राजनीति कर पाएंगे और इसका जो विकल्प है वो कुछ ना कुछ वो जरूर खोजेंगे। जिस तरह पिछली बार आप देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी थी और उसमें चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे और उनके चाचा सहित कई सांसदों को उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था और इस बार जो है चिराग पासवान शामिल हो गए हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करेंगे कि जो दबाव है, दबाव कम हो या खत्म हो, वो कैसे करेंगे ये बहुत ठीक है। आलोक जी, प्रमोद जी, आपका क्या कहना है इस पर? किस तरह का दबाव रहेगा? नहीं, ये मैंने पहले भी कहा कि दबाव तो निश्चित रूप से जो 14 और 19 में स्थित रही, उनकी अपनी ताकत थी, वो ताकत कमजोर हुई है और अब वो पहले अपने बूते पर थे, अब वो सहयोगियों का भी उसमें सहयोग है, उनका भी बूता है। तो वो जो चीजें होंगी वो दबाव आएंगे निश्चित रूप से। और प्रधानमंत्री का, देखिए, अटल जी ने भी सरकार चलाई, लेकिन अटल जी के स्वभाव में और मोदी जी के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। वो लोगों को एडजस्ट करके निकल लेते थे, ये दबाव की राजनीति स्वीकार नहीं करते, वो दबाव की राजनीति स्वीकार कर लेते थे। ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी। तो मुझे लगता है अभी जो प्रफुल्ल जी ने एक बात कही थी कि 900 रुपए हो जाएगा तो सहन करने में क्या दिक्कत है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से लिया, इसीलिए वो 1100 कर दिया, तो जबकि उस समय 400 था। तो ये चीजें अगर उन्होंने 900 कहा तो नहीं सह सकते, तो कम से कम घटना तो चाहिए था। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी बेरोजगारी की, महंगाई की, और ये सब चीजें होंगी, है ना, किसानों की समस्या होंगी, ये बड़ी चुनौतियां होंगी। और अब जिस ढंग से किसानों को रोकने का काम किया गया था, अब इस सरकार में ये संभव नहीं होगा, क्योंकि और भी लोग हैं, कोई ना कोई समाधान निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। ये नई सरकार है मोदी 3.0 की, और इस नई सरकार में नए कदम क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब की बार एनडीए की सरकार में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।